Hello, how are you? I hope you all are fine. Today, along with me is Mr. Akhil Garg, who has just secured 46th rank in Haryana Judiciary Exam 2024. How are you, Akhil? How are you? Sir, I'm feeling really good here. I'm feeling blessed to be with you sharing the seat here. So, he has secured 46th rank in Haryana Judiciary, and the result was declared on So 15th October. 15th October. So basically, Akhil, tell something about your background, from where you belong, which city, which village, so that our audience knows you bit more. सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जो भी मेरे को स्टूडेंट्स देख रहे हैं या अदर पर्सन देख रहे हैं कि मैं अपनी तरफ से आपको सबसे बेस्ट यूज़फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं, ताकि जो प्रीशियस टाइम इसको देखने के लिए लगा रहे हो तो आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो। अगर मैं अपनी बैकग्राउंड की बात करूं तो मेरा बैकग्राउंड में कोई भी लॉ के रिलेटेड कोई भी नहीं है। मेरे पापा का बिज़नेस का काम है, तो मेरे मम्मा हाउसवाइफ हैं, तो कोई भी लॉ के रिलेटेड नहीं है हमारे घर में। मेरा बीकॉम तक मैंने नहीं डिसाइड किया था कि मैंने लॉ के प्रोफेशन में जाना है। इसके बाद बस मेरा एक था कि मैंने मैथ नहीं लेना, तो क्योंकि मैंने मैथ ऑप्ट नहीं करना था इसलिए मैंने एलएलबी को चूज़ किया, और मेरे घर वालों ने भी मेरे को सपोर्ट किया, क्योंकि आपको पता है सभी को कि लॉ में मैथ के रिलेटेड हमें सब्जेक्ट नहीं होता। लेकिन एक जो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मुझे लगता है सभी आपको जानना चाहिए, कि जब एक्चुअली मेरा शुरू से ही मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा। 10th तक मैं बिल्कुल एवरेज रहा, लेकिन +1 +2 में थोड़ा सा मेरा जो करियर में डाउनफॉल आया। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मैंने बीकॉम तक हमेशा क्रैमिंग की, तो वो क्रैमिंग के कारण मैं मेहनत तो बहुत करता रहा, लेकिन मेरे को कभी रिज़ल्ट नहीं मिले। और जब मैंने एलएलबी स्टार्ट की, लॉ को ऑप्ट किया, तो सबसे पहली बार मेरे को पता लगा कि मेरी लॉ में इंटरेस्ट है। आई फाउंड द स्ट्रेंथ इन लॉ। देन when I used to study the law, I started enjoying the law। तो मुझे एक चीज़ पता लगी लाइफ में कि हर बंदे के अंदर एक टैलेंट होता है, हर बंदे के अंदर एक स्ट्रेंथ होती है। अगर हम उस स्ट्रेंथ को ढूंढ लें, अगर उसके ऊपर हमने वर्क करना शुरू कर दिया ना, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी सक्सेस के चांसेस वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपनी लाइफ से सीखा कि बीकॉम तक मैं एक तरह से स्ट्रगल ही करता रहा हूँ। इसके बाद लॉ में आया। ऐसा नहीं कि मैंने हार्डवर्क नहीं किया, हार्डवर्क आपको हमेशा करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप उस फील्ड को चूज़ कर लेते हो जिसके अंदर आपका टैलेंट है, तो वो जो सक्सेस है ना, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप उसको एंजॉय करते हो। मुझे ऐसे लगता है, इंग्लिश में 2 टर्म्स हैं, एक टर्म है एवोकेशन और एक टर्म है वोकेशन। कहते हैं अगर आप अपने एवोकेशन को, मतलब अपनी हॉबी को वोकेशन बना लो ना, तो इससे सेटिस्फाई पर्सन नहीं कोई होता। तो मेरे साथ यही हुआ कि जब बीकॉम तक मेरी अप्रोच नहीं ठीक थी, क्रैमिंग कर रहा था, और एकदम से मैंने लॉ को एंजॉय करना शुरू किया, मेरी अप्रोच ठीक हो गई, और मैंने जब उसके ऊपर हार्डवर्क किया तो यू कैन सी आई एम सिटिंग बिफोर यू कि आई हैव क्लियर्ड दी HGS। तो बस यही कहूँगा कि आप अंदर के अपने टैलेंट को पहचानो और उसके ऊपर वर्क करो। सो नाइस ऑफ यू अखिल, आपने बहुत अच्छी तरह बताया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि परिवार में कोई और नहीं था जिसने लॉ की है, आप पहले वकील हो, तो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नहीं लगा? आपको गाइडेंस मिलने में कोई प्रॉब्लम आई हो, या आपको लगा कि मैं इस जुडिशल फील्ड में कामयाब हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा? तो आपको गाइडेंस कहाँ से मिली? आपको खुद अपने आप से कुछ आपको लगा कि हाँ इस फील्ड में मुझे जाना चाहिए, या किसने कोई गाइड किया हो कि हाँ जी आप लॉ फील्ड में जाओ और बाद में आप जुडिशल ऑफिसर बन सकते हो? हाँ जी सर, मैंने जैसे अभी बताया कि ये बिल्कुल हिट एंड ट्रायल मेथड था। मैंने मैथ नहीं लेना था, और घर वालों ने मेरे को इस फील्ड के लिए सपोर्ट किया, और मैंने इस फील्ड को ऑप्ट किया। और इसके बाद जब मुझे स्ट्रेंथ का पता लगा, मुझे शुरू से ही, अगर मैं बताऊँ, शुरू से मुझे पढ़ने का शौक़ था। मुझे यही था कि मैंने कुछ ना कुछ आगे पढ़ना है, अपना प्रोफेशन, अपना एजुकेशन में अपना कोई प्रोफेशन ढूंढना है। तो लेकिन जब मुझे स्ट्रेंथ का पता लगा, तो बस वो मेरी एक स्ट्रेंथ थी, उसने मेरे को बड़ा कॉन्फिडेंस दिया, क्योंकि मैं लॉ को एंजॉय करने लगा था। अब तो ये लगा था कि मेरे हाथ में ना एक वेल्थ, मतलब जिसे मैं ढूंढ रहा था, मुझे वो मिल गई। आप लॉ को एंजॉय करने लगे थे, इसको थोड़ा सा आप डिटेल में बताइए, कैसे एंजॉय करने लगे आप? हाँ,
लॉ को एंजॉय करने का मतलब मैं लॉ के कंसेप्ट को समझने लग गया था। मैं हार्डवर्क करने के बावजूद भी ना, तो मेरे को इतना ऐसे नहीं फील होता था कि मतलब कि मैंने सारा दिन लगा दिया एक कंसेप्ट के ऊपर ही लगा दिया। इतना हार्डवर्क मतलब कि करने के बाद भी वो टायर्डनेस नहीं, वो एग्जॉस्टेड नहीं मैं अपना फील करता था। तो अपने अंदर ना हर बंदे का इंटरेस्ट होता है। देखो मैं बताता हूँ, मुझे याद है मेरे कुछ फ्रेंड्स थे। एक मिनट, जस्ट मैं आपको टोक रहा हूँ। तो अखिल ने कहा कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त, लीगल प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त जब ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता था तब भी इसको टायर्डनेस फील नहीं होती थी, इसको एंथुसियाज्म फील होता था, इसको ये और भी एक्टिव हो जाता था और दूसरी प्रॉब्लम ढूंढने लग जाता था। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में इसको मज़ा आने लग गया था। ये क्यों था सर? ये इसका रीज़न मैं इनहेरेंट कहूँगा। हर बंदे के अंदर एक इनहेरेंट टैलेंट छुपा हुआ है, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ। देखो बीकॉम तक मेरे पास लॉ नहीं था। ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से लॉ पढ़ रहा था। जब भी मैंने एलएलबी को ऑप्ट किया, लॉ को ऑप्ट किया, तो मेरे को इन्जॉयमेंट होने लगा, मतलब कि मैं उसमें अच्छा लगने लगा मेरे को। तो मुझे लगता है कि ये शुरू से तो ऐसे तो है नहीं कि मैं बिल्कुल, मेरी अपब्रिंगिंग ही इसमें हुई तो शायद इसलिए मैं परफेक्ट बना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं तो था। जैसे आपको अखिल ने कहा भी मैथ्स में और साइंस में इसका इंटरेस्ट नहीं था। +2 आपने कहाँ से किस स्ट्रीम में किया? सर कॉमर्स में। कॉमर्स में +2 करने के बाद ग्रेजुएशन आपने बीकॉम सर। बीकॉम करने के बाद, चलो उसके बाद ये उस फील्ड में नहीं गया, कॉमर्स में भी नहीं गया, और वहाँ उसके बाद कोई और ऐसा सब्जेक्ट नहीं इन्होंने रखा जिसमें मैथमेटिकल एबिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ी हो। लेकिन इसकी एनालिटिकल एबिलिटीज़ बहुत अच्छी थी, और लॉ में आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज़ अगर अच्छी हों, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ अच्छी हों, तो आप बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं कि आपका मैथ या आपका दूसरा जो सिस्टम है उसमें आप बेहतर हों, आपकी जनरल मेंटल एबिलिटी और जनरल एनालिटिकल एबिलिटीज़ अच्छी हों, तो लॉ वुड बी ए वेरी गुड ऑप्शन। सो यू कैन कंटिन्यू। हैव यू एनीथिंग टू एल्स से? नो सर, दिस ओनली आई वांट टू से दैट अपनी स्ट्रेंथ को ढूंढो और उसके ऊपर वर्क करो। आपको सक्सेस तो मिलेगी, आप सारी लाइफ टाइम में उसको एंजॉय करोगे। सो अपनी स्ट्रेंथ को ढूंढो और उस पर वर्क करो। ये जरूरी नहीं आपने जुडिशल ऑफिसर बनना है, लॉ ही आपने रखना है तभी। ये किसी भी स्ट्रीम में आप जाना चाहते हो, अपनी स्ट्रेंथ को ढूंढो और उस पर वर्क करो। और सर एक एग्जांपल जो दे रहा था मैं उसे बताऊंगा। जैसे मुझे कुछ स्टूडेंट्स याद हैं, मेरे जो फ्रेंड्स ही थे, तो उनको शायरी का शौक़ था। तो आई फाउंड कि वो ना जब शायरी बोलते थे तो वाह वाह, मतलब एक अंदर से ना उनको एक हैप्पीनेस फील होती थी। देखो सभी का अपना अपना टेस्ट, हम बोलते हैं, सभी का अपना अपना इंटरेस्ट है। मेरे को वो उतना नहीं, मेरे को ज़्यादा उसमें वो अंडरस्टैंडिंग होती थी, मतलब मैं समझ पाता था ज़्यादा। मेरे अंदर मतलब वो ऐसा नहीं था कि मैं भी शायरी सुनूं। तो ये क्या है, एक बंदा शायरी सुनना चाहता है और दूसरा बंदा नहीं चाहता, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? कुछ तो इनहेरेंट है ना हमारे अंदर, बाय बर्थ कुछ छुपा हुआ है। बस इसी की बात कर रहा हूँ मैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो जजेस होते हैं वो शायर नहीं हो सकते, या उनकी जो शायरी में इंटरेस्ट नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये बता रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि अगर आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज़ ज़्यादा डेवलप्ड है, बचपन से ही, कुदरत से ही आपकी एनालिटिकल डेवलप्ड हैं, तो आपको उसको पहचानना चाहिए। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू डिफरेंट फील्ड्स विच नीड्स योर दिस डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ ऑफ योर माइंड, लाइक शायरी में, पेंटिंग में, है ना, वेरियस आर्ट एंड क्राफ्ट्स में, उसमें ज़्यादा एनालिटिकल एबिलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, आप जुडिशल ऑफिसर बनना चाहते हो, आप कोई इंजीनियर बनना चाहते हो, उसमें थोड़ी सी एनालिटिकल एबिलिटीज़ आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये आपको +1 +2 में खुद को आपको मालूम पड़ जाता है, हर एक बच्चे को पता चल जाता है। आपको उस चीज़ को ग्रैस्प करना है, आपको समझना है अपने आप को कि मुझ में कौन सी चीज़ परमात्मा ने दी है, और उसी के ऊपर आपने वर्क हार्ड करना है। ना ही अपने पेरेंट्स के पीछे जाना है, ना ही कहीं कोई रिश्तेदारों के पीछे जाना है कि वो कह रहे ये कर लो, लॉ कर लो। उनके कहने से लॉ नहीं की इसने इसके अपने दिल में एक चिनक उठी कि मैं लॉ करना चाहता हूँ। और लॉ की प्रॉब्लम्स जब ये फाइंड करने लगे और सॉल्व करने लगे, इसको अच्छा लगने लगा, अभी ये तो बहुत अच्छी बात है, और इसको थकावट महसूस नहीं होती थी। मेरे पास पढ़ता रहा ये, और जो भी ये कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। तो अब आप बताइए कि आपने ये कोचिंग कब स्टार्ट की? बीकॉम करने के बाद इमीडिएटली स्टार्ट की कि आपने कुछ समय व्यतीत किया और देखा?
और कैसे स्टार्ट की, सेल्फ स्टडी की कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया? सर मैंने एलएलबी की एंट्रेंस के लिए कोचिंग ली थी चंडीगढ़ से। तो वहाँ जो सर थे वो ही वॉज अ वेरी नाइस पर्सन। तो मैंने उन्हीं से कांटेक्ट किया कि सर मैं आगे जुडिशरी के लिए कोचिंग लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसका जो राइट टाइम है ना, मैंने एलएलबी की है तो मतलब 3 इयर्स लॉ की है। तो उन्होंने बोला कि तू फर्स्ट ईयर में मत कर, क्योंकि अभी तो इतना मैच्योरिटी हमारे अंदर नहीं आती, क्योंकि हमने लॉ पहले नहीं पढ़ा। तो थोड़ा सा लॉ को समझने की कोशिश कर पहले बुक्स के थ्रू। तो फर्स्ट ईयर उन्होंने बोला कि नहीं, आपको नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। तो उन्होंने बोला सेकंड या थर्ड ईयर ज्वाइन करनी चाहिए तुझे। तो मैंने थर्ड ईयर ज्वाइन की, मैंने कोचिंग ली, थर्ड ईयर ज्वाइन की। उसका मेन रीज़न था कोरोना। तो मैं चाहता था कि घर पे बैठ के कि उस टाइम को बेस्ट यूटिलाइज़ करूं। तो फिर मैंने कोरोना के ड्यूरिंग कोरोना मैंने ऑनलाइन ही कोचिंग ली थी। ठीक है, गुड। सो ऑनलाइन कोचिंग आपने ली थी, ठीक है, वेरी गुड। बेसिकली एक्चुअल टाइम क्या था आपका कोचिंग? रियली आपको जब लगा कि मैं जुडिशरी क्लियर कर सकता हूँ, एग्जैक्ट आपको कब से आप हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया और कब आप सीरियसली इस चीज़ को लेने लगे और आपने सीरियसली इसकी तैयारी शुरू की, और कितना समय लगा? तो मैंने सर फर्स्ट ईयर में अपना गोल बना लिया था कि मैंने अपना जज ही बनना है मुझे। बीकॉम फर्स्ट ईयर में? नो एलएलबी फर्स्ट ईयर? हाँ जी सर, एलएलबी फर्स्ट ईयर में मैंने डिसाइड कर लिया था। और फर्स्ट सेम में मैं इतना सिंसियर नहीं था। सेकंड सेम में मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की ना, तब से मैं सीरियस हो गया था। तो यहाँ से आपको क्या सीखने को मिल रहा है? जो स्टूडेंट्स, ये आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, ये किसी और के लिए नहीं बना रहे। जो एस्पिरेंट्स हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए ही ये खास वीडियो है। तो इन्होंने कहा कि अभी क्या कहा, एलएलबी सेकंड ईयर में ये सीरियसली जुडिशरी की तैयारी करनी इन्होंने शुरू कर दी और रेगुलर जो लाइब्रेरी है उसकी विज़िट करनी शुरू कर दी। कौन सी लाइब्रेरी जाते थे आप? सर पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने एलएलबी की है, तो वहीं मैं एसी जोशी लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन कर ली थी। तो आपकी टाइमिंग्स क्या थी पढ़ने की? सर कितने आवर्स आप डिवोट करते थे? सर आई वुड से 7 to 8 आवर्स। आई एम ए मॉर्निंग पर्सन। मैंने कभी मैंने अपनी, देखो पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन मैंने कभी अपनी स्लीप नहीं सेक्रीफाइस की। मैं 10:30 के अराउंड सो जाता था और 4:30-5 बजे उठ जाता था, और फिर सारा दिन तो अराउंड, अगर मैं अपने ब्रेक्स को निकाल दूं तो 7 to 8 आवर्स मैं दिन में पढ़ता था। तो यहाँ से आपको क्या सीखने को मिल रहा है कि कम से कम 7 से 8 आवर्स की स्टडी रेगुलरली बहुत ज़रूरी है अगर आपने जुडिशरी क्लियर करनी है। और सेकंड बात आपको क्या समझ आई इसमें कि आप लॉ की सेकंड और थर्ड ईयर में जब आप पहुंचते हो उसी समय आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अलॉन्ग विद योर लॉ सब्जेक्ट्स आपको सीरियसली साथ ही साथ इसकी जुडिशरी की तैयारी भी शुरू कर देनी चाहिए। एंड यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर स्लीप। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आप सुबह एनर्जेटिकली उठोगे। अगर आप जल्दी सोओगे, कितने बजे सो जाते थे आप रात को? सर 10 से 10:30। 10 से 10:30 ये सो जाते थे, लेकिन मैं तो रिकमेंड करता हूँ आप 9 बजे 9:30 बजे सो जाओ, ताकि सुबह जल्दी 4-5 बजे उठ के आप पढ़ाई करो। सुबह पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इंस्टेड ऑफ स्टडिंग इन इवनिंग, आप सुबह पढ़ाई करिए, उसमें मन ताज़ा होता है, दिमाग ताज़ा होता है, आपकी ग्रैस्पिंग पावर इंक्रीज़ कर होती है। तो कितना समय लगा आपको तैयारी करने में? टोटल तैयारी कितने महीने में आपने कंप्लीट कर ली? आपने जब लॉ ख़त्म कर लिया उस समय आपको क्या लग रहा था कि हाँ जी मेरी जुडिशरी की तैयारी भी कंप्लीट होगी, या आपको लग रहा था मुझे 1-2 साल और डिवोट करने पड़ेंगे? हाँ जी सर, मैंने 2019 में 2018 से मैंने 2018 to 2021 मेरी एलएलबी की 2021 में आपने एलएलबी कंप्लीट कर ली थी? हाँ जी सर, ठीक है। और 2019 में मैंने अपनी जो सीरियस हो गया था मैं कि मैंने जुडिशरी की ही तैयारी करनी है। और मतलब एलएलबी कंप्लीट करने से पहले 2 साल पहले ये सीरियसली स्टडी करनी शुरू कर दी थी इसने, ठीक है। तो ये बात आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 2021 में आपने जब लॉ कर ली उसके बाद आप क्या कर रहे थे? क्या आपने कोई कोर्ट ज्वाइन की, या आप उसके बाद लाइब्रेरी में पढ़ने शुरू कर दिया आपने, और कहीं भी आप कोर्ट में ज्वाइनिंग नहीं की, या जो भी है आप बताइए हमारे स्टूडेंट्स को। सर आई नेवर वेंट टू कोर्ट्स। 2020 में कोरोना के पीरियड के दौरान मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दी थी। 2020 to 2022 मैंने कोचिंग ली। इसके बाद 2 साल मैंने अपनी सेल्फ स्टडी की 2022 से 2024।
और 2024 में मेरा हरियाणा का दिस टाइम क्लियर हो गया। ये मेरा सेकंड मेंस था। अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ तो ये 5th अटैम्प्ट था मेरा और सेकंड मेंस था। और इससे पहले मैंने एक मेंस दिया था पंजाब का, वो अनफॉर्चुनेटली मेरा कुछ मार्क्स से क्लियर नहीं हो पाया था और तभी मैंने सर से कांटेक्ट किया था। एक्चुअली वो मेरा फर्स्ट मेंस था। इससे पहले मैंने मेंस की जो मैंने प्रेपरेशन की थी वो मैंने पंजाब के दौरान ही शुरू की थी। तो आई गोट अराउंड 3 to 4 months फॉर दी प्रेपरेशन ऑफ मेंस। मैंने 2 से 3 महीने तो अपना खुद से प्रेपरेशन करने की कोशिश की, लेकिन आखिरी जो जैसे जैसे पेपर की डेट नज़दीक आ रही थी, 1 महीना 1.5 महीना जो जब रह गया था, तो मैं थोड़ा बहुत डिमोटिवेट फील कर रहा था। तो मैंने घर वालों से बात की कि मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे को किसी की पर्सनल गाइडेंस मिल जाए। तो तब मुझे सर के बारे में पता लगा। तब मैंने सर के साथ कॉन्टैक्ट किया। ही वॉज़ हैप्पी विद माई प्री मार्क्स। तो उन्होंने मुझे बताया कि तेरे प्री के मार्क्स ही मुझे तेरी नॉलेज का पता लग रहा है, अब तेरे को जो चाहिए वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवानी है, मेन उसके ऊपर हमने टाइम डिवोट करना है। और मुझे यहाँ सर से मतलब कि मैं बोलूँगा कि हरियाणा में जो सर ने मेरे को 1-1.5 महीना लगाया पंजाब के दौरान, उसमें भी बहुत हेल्प हुई। कैसे हुई? आई फाउंड हेयर कि मेरी जो स्पीड है, मैंने अपना स्पीड के ऊपर कभी फोकस ही नहीं किया था। मेंस में स्पीड की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो जुडिशरी का जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जो भी, हिमाचल, है ना, राजस्थान, प्री आप कर लोगे। हालांकि प्री के लिए भी स्ट्रेटजी ये बताएंगे क्या स्ट्रेटजी होती है। 2 स्ट्रेटजीज़ होती हैं अलग अलग। मेंस की अलग स्ट्रेटजी होती है, प्री की अलग स्ट्रेटजी होती है। लेकिन प्री के बाद मेंस में अगर आपने क्लियर करना है, यू ऑट टू हैव अ वेरी वेरी डिसेंट राइटिंग स्पीड। आपसे क्वेश्चन टाइम पे आपको हल करने पड़ेंगे। ज़्यादातर बच्चों के जो क्वेश्चन छूट जाते हैं, ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन पे कितनी टाइमिंग लगानी चाहिए और राइटिंग स्पीड आपकी कैसे बढ़ी, इसमें क्या रोल था आपकी, ये लिखने का क्या रोल था, यहाँ आपने जो प्रैक्टिस की थी मेरे पास, तो ये आप डिटेल में बच्चों को समझाइए ताकि उनको कुछ पता चले इस चीज़ के बारे में। यस सर। तो सबसे पहले मुझे अपना स्पीड का पता लगा। सर ने बताया, मैं आपको बताता हूँ, स्टार्टिंग में सर यूज़ टू गिव मी 1 mark फॉर ईच क्वेश्चन, 2 mark, मेरे को इतने कम नंबर मिले। तो क्योंकि सर मेरे को टाइम देते थे 10 मिनट, तो आप 10 मिनट में लिखना है, और मैं सोचता था, उसको लिखने की कोशिश करता था, तो मेरे से वो इतना नहीं हो पा रहा था। और सर ने मेरे को समझाया कि तेरी स्पीड तो है ही कम, मेन प्रेजेंटेशन में भी प्रॉब्लम आ रही है। सर ने बताया कि एक लाइन में ना तुमने 6 से 7 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखने, क्योंकि अगर मैं पंजाब और हरियाणा की बात करूं तो वहाँ पे शीट्स मैटर करती हैं। अगर आप वही आपकी जो वर्ड्स है वो आप मतलब इतने हैं, आप आंसर को कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन आपने आंसर को कितने पेज में ख़त्म किया? आधे पेज में। और वही आंसर को विद प्रेजेंटेशन आपने छोटे छोटे पैरा बनाकर उसको 1.5 पेज या 2 पेज में लिखते हो तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। तो यहाँ से क्या सीखने को मिला आप लोगों को? अगर आंसर्स को आप छोटे छोटे पैरे में डिवाइड करके लिखते हैं और अच्छी राइटिंग होती है, और हर एक पैरे में कोई नई बात लिखी आपने, आपके दिमाग में कोई पॉइंट आया, उस पॉइंट को एक पैरे में आपने लिख दिया, उसके बाद कोई सेकंड कंसेप्चुअल या कंसेप्ट आया या पॉइंट आया, उसको दूसरे पैरे में लिख दिया। फर्स्ट पॉइंट जो आपके दिमाग में आया या सेकंड पॉइंट जो आपके दिमाग में, उसका कोई आपस में इतना इंटरलिंकिंग नहीं है, तो आप 2 पैरों में वो डिवाइड कर सकते हैं आंसर को। तो कोशिश करिए एक आंसर को 3 या 4 पैरे में डिवाइड करके लिखिए, इंस्टेड ऑफ राइटिंग फ्रॉम द टॉप अप टू द बॉटम विदाउट लीविंग एनी लाइन, विदाउट गिविंग ड्यू प्रेफरेंस फॉर चेंजिंग द पैराज। अगर आप पैराज चेंज करके छोटे छोटे आंसर्स लिखोगे, छोटे छोटे पैरे में अपना आंसर्स लिखोगे और अच्छे अच्छे पॉइंट्स को हेडिंग बना के आप अंडरलाइन करके लिखोगे, तो दैट विल बी वेरी गुड थिंग टू गेट और टू फेच गुड मार्क्स इन मेंस। तो यही स्ट्रेटजी आपकी रही थी? हाँ जी सर जो मैंने वो 1 महीना आपके पास लगाया, मतलब कि आपने मेरे अंदर एक उम्मीद जगाई। पहले थोड़ा मैं डिमोटिवेट, लॉ की नॉलेज होना अलग बात है, लेकिन मेंस में एक्चुअल लिख के एग्जामिनर को खुश करना वो अलग बात है। मैंने बहुत बच्चे देखे हैं जिनको लॉ की नॉलेज बहुत थी। इसको लॉ की नॉलेज नो डाउट मेरे पास आने से पहले काफ़ी ज़्यादा थी नॉलेज, ऐसी बात नहीं है कि इसने सारा कुछ मेरे से ही सीखा है, नहीं।
ही वॉज ऑलरेडी अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, लेकिन ही वॉज नॉट एबल टू राइट प्रॉपर आंसर्स, ये अपने आइडियाज़ को अच्छी तरह लिख नहीं पाता था। तो जितनी मर्जी नॉलेज हो आपको लॉ की, अगर आप लिख ही नहीं पा रहे, आपको पता ही नहीं है क्या लिखना है, अपने थॉट्स को लिख नहीं पा रहे, तो एग्जामिनर को क्या पता चलेगा। एग्जामिनर तो आपकी जो लिखता है, आपकी जो राइटिंग है, आपके आंसर से पढ़ के ही पता चलेगा आपका कैरेक्टर कैसा है, आपको कितनी नॉलेज है लॉ की। तो वो चीज़ इसने यहाँ से सीखी। और मैं पहले तो थोड़ा सा इसको गुस्सा हो रहा था। अभी पहले मेंस में पंजाब में ये थोड़े से नंबरों से रह गया था। कितने नंबरों से रह गए थे आप मेंस पे? अराउंड 30 मार्क्स। हाँ, अराउंड 13 मार्क्स ये रह गया था उसमें। तो 30 मार्क्स में रह गया था, लेकिन इसने फिर लिखना शुरू कर दिया। और इसने कम से कम इतनी मोटी इसने बुक्स, रफ बुक्स लिख के भर दी थी आंसर्स की। मैं चेक करता होता था, तो इसकी राइटिंग स्पीड बहुत बढ़ गई उसमें। और उसमें एक हिंदी ऐसे और इंग्लिश ऐसे के बारे में आप बताइए, क्या लैंग्वेज पेपर्स मैटर करते हैं फाइनल लिस्ट में, मेरिट में? अगर आप अपना नाम लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं टॉप में मेरा नाम आए जुडिशरी में, तो क्या लैंग्वेज पेपर हिंदी और पंजाबी पे तवज्जो देनी चाहिए कि यू शुड टेक इट फॉर ग्रांटेड? बताइए आप। नहीं सर, लैंग्वेज पेपर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट आई वुड से लैंग्वेज पेपर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर एक्चुअली क्या होता है, जो लॉ है, लॉ हम अगर हमने लॉ ऑप्ट की है तो सभी को पता है कि लॉ वो एंजॉय कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट है। जो कोचिंग सेंटर में भी हम जाते हैं तो वहाँ हमें लॉ तो सभी को पढ़ाया जाता है और सभी को लॉ आता है, ऐसे तो हमारा प्री भी नहीं क्लियर होता। लेकिन जो अब हमने कंपटीशन बहुत हार्ड है, सिलेक्शन किसकी होगी? जो बिल्कुल क्रीमी लेयर के बिल्कुल ऊपर वाले स्टूडेंट्स हैं। तो आपने अगर अपना कंपटीशन दूसरों से आगे निकलना है तो लैंग्वेजेस के ऊपर फोकस करो। अगर आपके लैंग्वेजेस में मार्क्स आएंगे ना, ज़्यादा आएंगे, तो चांसेस हैं कि आपकी जो सक्सेस के चांसेस, आपकी जो सिलेक्शन है वो चांसेस उसको वो बढ़ जाएंगे। क्योंकि लॉ में हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यू वुड सी कि सभी के किसी के 90 आ रहे हैं, किसी के 100 आ रहे हैं और यहीं तक फॉल करेंगे सभी के मार्क्स, और किसी के जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है 110 भी आते हैं, तो यहीं तक। लेकिन आप लैंग्वेजेस के थ्रू वो जो आपने वो 20 या 25 मार्क्स का अगर आपने वो गैप डाल दिया, और डेफिनेटली इसके बाद इंटरव्यू के थ्रू भी इस बार तो बहुत ज़्यादा हरियाणा में तो मैंने देखा कि एक्चुअली मेरे मेंस में इतने मार्क्स नहीं आ पाए थे। आई क्लियर्ड मेंस। अखिल के मेंस में इतने मार्क्स नहीं आए थे, इसका मेरिट में थोड़ा सा रैंक पीछे रह गया था मेंस की मेरिट में। लेकिन इसकी इंटरव्यू बहुत अच्छी हुई, इसकी इंटरव्यू के मार्क्स बहुत अच्छे आए। आई थिंक 126 आए थे आउट ऑफ 200 इसके 126 मार्क्स आए थे। मेरिट में जो इसके ऊपर थे ना काफ़ी बच्चे, इसका 46 रैंक आया, इसके ऊपर भी काफ़ी बच्चे थे काफ़ियों के इससे कम आए थे इंटरव्यू में। तो मेंस के मार्क्स को कवर अप कर लिया इसने इंटरव्यू में बहुत अच्छे इसने जवाब दिए। उस पर हम फर्दर जाएंगे, बाद में जाएंगे। लेकिन आप ये बताइए कि जो लैंग्वेज पेपर थे उसमें जो ऐसे पेपर होता है उसका क्या रोल है? और यहाँ आपने मेरे पास जब आप आए तो उसमें एसेज आपने लिखे, तो क्या मोडस ऑपरेंडी था ऐसे लिखने का, ये थोड़ा सा बताइए आप बच्चों को। हाँ जी सर। तो कहाँ से टॉपिक लिए, अखबार का क्या रोल है, न्यूज़पेपर का क्या रोल है, स्पेशली एडिटोरियल का, ये थोड़ा सा कम शब्दों में आप बताइए। नहीं, अगर आप न्यूज़पेपर्स को फॉलो कर रहे हो और एडिटोरियल्स के अंदर जो आप मटेरियल है आप उसको जा कटिंग्स को ले रहे हो, जा उसको अदरवाइज रीड करके जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है उसको नोट कर रहे हो, तो डेफिनेटली एसएस के अंदर आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इनफैक्ट आपकी जो लैंग्वेज है उसके ऊपर कमांड बढ़ेगी। बिल्कुल। तो क्या समझा है आपको, जब आप एडिटोरियल पढ़ते हो, चाहे इंग्लिश ट्रिब्यून पढ़ लो, चाहे हिंदी का कोई भी अखबार पढ़ लो, जब एडिटोरियल देख के, चाहे आप देख के लिखना शुरू कर दो, क्योंकि ऐसे पेपर के लिए ना इतने आइडियाज़ पहले नहीं आते दिमाग में। आप 2-3 एडिटोरियल को देख के लिखना शुरू कर दो। इसने भी ऐसे शुरू किया था, एडिटोरियल को देख के इसने लिखना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे इसके दिमाग में आइडियाज़ आने लगे और ख़ुद ही ये ऐसे लिखने लगे। और 10-10 पेज का ऐसे ये लिख के दिखा देता था, आधे घंटे में 6-6 पेजेस का या 8-8 पेजेस का ये ऐसे लिख लेता था। इसकी इतनी प्रैक्टिस हो गई थी। यही आपको सीखने को मिल रहा है। जो अखबार होता है वो आपका 30% पेपर क्लियर करवा देगा।
अगर आप ऐसे पेपर को अच्छी तरह लिखोगे, चाहे वो हिंदी का ऐसे है, चाहे वो इंग्लिश का ऐसे। आई थिंक 100 मार्क्स का होता है ऐसे, हाँ जी सर। 100 मार्क्स का ऐसे पेपर ही है। तो आप देख लीजिए 200 मार्क्स आप इजीली 200 में आप अच्छे नंबर लेके जा सकते हैं अगर आप ऐसे पे कमांड रखोगे। वो तभी होगी अगर आप अखबार पढ़ोगे, एडिटोरियल पढ़ोगे, आपकी लैंग्वेज पे कमांड होगी। इसकी इंग्लिश थोड़ी सी प्रॉब्लम थी इंग्लिश में, लेकिन ये बार बार बोला, ठीक है, आवाज़ ऊंची करके मैं इससे आंसर्स सुनता था, बोल के आंसर्स बताओ, बोल के ऐसे बताओ, ठीक है। तो उससे आपकी इंटरव्यू की तैयारी भी हो जाएगी और आपकी लैंग्वेज के ऊपर भी कमांड हो जाएगी। तो दिस वाज द मोडस ऑपरेंडी फॉर योर एसेस। सो इंटरव्यू में बाद में जाएंगे हम, इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पुट किए। अब आप हमारे स्टूडेंट्स को ये बताइए कि मेंस और प्री की तैयारी में क्या फ़र्क होता है, क्या स्ट्रेटजीज़ अलग होती हैं या सेम स्ट्रेटजी होती है? सर अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो प्री के लिए आपको बेयर एक्ट के ऊपर कमांड रखनी पड़ेगी। प्री के लिए बेयर एक्ट के ऊपर कमांड रखनी पड़ेगी। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ते हैं, तो किसी भी पब्लिकेशन की बुक्स की मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो पहले ही इतनी बड़ी बड़ी भारी टेक्स्ट बुक्स या गाइड्स यूज़ करने शुरू कर देते हैं, बेयर एक्ट पे ध्यान नहीं देते। तो बेयर एक्ट का क्या रोल है आपकी जुडिशरी क्लियर करने में, ये बताइए आप। बेयर एक्ट का सबसे बड़ा रोल है। अगर आपके बेयर एक्ट के ऊपर कमांड नहीं है तो मुझे नहीं लगता कभी प्री क्लियर होगा। प्री अच्छा, और ये स्टूडेंट्स मुझे लगता है ये भी गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि अगर प्री क्लियर करना है तो सिर्फ बेयर एक्ट, तो सिर्फ बेयर एक्ट डेफिनेटली, लेकिन बेयर एक्ट मेंस के लिए भी चाहिए और इंटरव्यू के लिए भी चाहिए। बेयर एक्ट ही तो सारा सोर्स क्या है लॉ का, तो बेयर एक्ट ही तो है, वो ही बेयर एक्ट मेंस के लिए भी चाहिए, बेयर एक्ट इंटरव्यू के लिए भी चाहिए, बेयर एक्ट प्री के लिए भी चाहिए। तो तीनों स्टेजेस में बेयर एक्ट की बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, महत्वपूर्ण है या इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ा इनपुट है बेयर एक्ट। और एक चीज़ मैं ऐड करूंगा, बेयर एक्ट को आपको सिर्फ रीड नहीं करना, बेयर एक्ट के इंग्रेडिएंट्स को आपको याद रखना है, उसको समझना है। मैं ज़्यादातर बच्चों को ना, जैसे तुम्हारी भी इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर होती, ज़्यादातर जो बच्चे हैं जो गांव या देहात के हैं उनकी इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो बेयर एक्ट्स इंग्लिश में होते हैं ज़्यादातर, और नो डाउट हिंदी में भी आपको ऑप्शन होती है पेपर क्लियर करने की, कि नहीं होती है हरियाणा में? आई डोंट थिंक तो ज़्यादातर जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो इंग्लिश में ही होंगे। प्री का जो एग्ज़ाम होता है उसकी ट्रांसलेशन ज़रूर मिल जाती है आई थिंक हिंदी में, लेकिन फिर आपको मेंस में दिक्कत आएगी, है ना? मेंस में भी इंग्लिश में आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। सर मुझे लगता है नहीं थी ट्रांसलेशन शायद एक आधे स्टेट में मिलती हो प्री के क्वेश्चंस की, लेकिन शायद ना मिल, ज़्यादातर स्टेट्स में इंग्लिश में ही पेपर आता है प्री का और मेंस का। बाकी फिर इंटरव्यू में भी आपको ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज में ही क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, क्योंकि एज अ जज यू शुड बी वेरी गुड एट इंग्लिश। तो आप ये बताइए, जो हमारे गांव के बच्चे हैं या देहात के बच्चे हैं जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है, स्कूलिंग अच्छी नहीं है, इंग्लिश की स्कूलिंग नहीं है, तो उनको बेयर एक्ट समझने में दिक्कत आती है, उसके लिए कोई आप तरीका बताइए बच्चों को, क्योंकि आपकी भी खुद की इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। आपने कैसे इम्प्रूव की इंग्लिश और बेयर एक्ट को कैसे समझा आपने, डिफ़िकल्ट लैंग्वेज को कैसे समझा? सर मेरी अगर इंग्लिश की बात करूं तो मुझे एक्चुअली बोलने में, स्पीकिंग, आई वॉज नॉट गुड एट स्पीकिंग इन इंग्लिश। ये दिल से बता रहा है आपको। कोई भी बात इंटरव्यू में आप देखो, कैंडिडेट्स कुछ चीज़ें अपनी छुपा लेते हैं, है ना? तो अकिल ने कोई भी चीज़ छुपाई नहीं है, आपके लिए हर चीज़ आपको बता रहा है। तो यू कैन कंटिन्यू टाइम। हाँ जी, हाँ जी। सर तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको ऐसे बेयर एक्ट्स भी आते हैं जहाँ पर ना आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मिलेगी और हिंदी ट्रांसलेशन भी मिलेगी, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको उनको नहीं फॉलो करना, आपके पास गूगल तो हमेशा है, आपके पास ट्रांसलेटर ऐप है, आप उनके थ्रू समझ सकते हो। मेरी जो मेन प्रॉब्लम थी मेरे को इंग्लिश बोलने में, अदरवाइज़ मेरा जो CBSE स्कूल था तो मुझे इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत नहीं थी इतनी। तो बोलने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो भी बेयर एक्ट आप पढ़ रहे हो, चाहे CRPC को तो जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहने लगे, या एविडेंस एक्ट जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसको हम कहते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, या हिंदू मैरिज एक्ट है, या कोई भी आप लॉ पढ़ते हो, उसके लिए अगर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ जाते हैं बेयर एक्ट में लैंग्वेज में, तो आप डिक्शनरी खोल सकते हो, आप गूगल सर्च कर सकते हो, या आप यूट्यूब पे कोई भी अच्छी लीगल डिस्कशन आप देख सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के आजकल डिस्कशंस आती हैं, जो लाइव जो उनकी
प्रोसीडिंग्स होती है सुप्रीम कोर्ट की या वेरियस हाई कोर्ट्स की, उनकी आप लाइव प्रोसीडिंग यूट्यूब पे देख सकते हो, उससे आपकी लैंग्वेज पे कमांड आ जाएगी। लेकिन बेयर एक्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा, ये आप इग्नोर नहीं कर सकते। गाइड्स पढ़ के या बुक्स पढ़ के आप नो डाउट आप कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपकी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने बेयर एक्ट ही नहीं पढ़ा, मेन जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया उसको ही नहीं पढ़ा, सीधा आप बुक्स पढ़ने लग गए, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इज़ इट क्लियर, है ना? यही है ना? डेफिनेटली सर। तो इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे अच्छा, इंटरव्यू से पहले एक और क्वेश्चन पुट करना चाहता हूँ। सबसे डिफ़िकल्ट का आपको कौन सा सब्जेक्ट लगा मेंस में? क्वेश्चंस आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट लगे और आपका स्कोर थोड़ा सा कम आपको लग रहा है, भी कम आया? क्रिमिनल लॉ में, कोई सिविल लॉ में, कोई ऐसा सब्जेक्ट आपको लग रहा है? सर एज सच कोई ऐसा सब्जेक्ट तो नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन हाँ, मेरे जो सिविल लॉ 1 पेपर जो था वो थोड़ा सा हम सरप्राइज थे एक्चुअली। इस बार ना इन्होंने हरियाणा वालों ने दिल्ली का पैटर्न ऑप्ट किया था। जो सारे के सारे क्वेश्चंस जो थे वो इलस्ट्रेशन बेस्ड थे। तो जो पहला पेपर था हम थोड़ा सा सरप्राइज थे, क्योंकि मैंने स्पेशली इतना फोकस नहीं किया था इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस पे, क्योंकि ज़्यादातर जो हम इससे पहले जो मैंने पंजाब का भी पेपर दिया था वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही आए थे, तो मैंने ज़्यादा फोकस मेरा वहीं था। तो हरियाणा में इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आए थे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड क्वेश्चन भी आए थे? हाँ जी, हाँ जी। इलस्ट्रेशन जो बेयर एक्ट में जो इलस्ट्रेशन, जैसे यूनिवर्सल का बेयर एक्ट है ना, या कोई भी आप कंपनी का बेयर एक्ट ले लीजिए, उसमें जो इलस्ट्रेशंस होती हैं। मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। हाँ, तो इलस्ट्रेशंस, चलो वो भी इलस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है जो बेयर एक्ट में दी गई होती है, पार्लियामेंट ने के द्वारा ही दी गई होती हैं। लेकिन इसके अलावा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं दिल्ली में और हरियाणा में, क्योंकि एज अ जज यू शुड नो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने ज़रूरी हैं। तो जनरली सारे सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आए? हाँ जी सर, मैं फर्स्ट पेपर से ही मेरे को क्लियर हो गया था कि अगर ये फर्स्ट पेपर में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो आगे के लिए मैं थोड़ा सा रेडी हो गया था कि मेरे को जो नेक्स्ट पेपर सिविल लॉ 2 और क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिकल मिलेंगे, और मेरे को प्रैक्टिकल। तो वो आपने कैसे मतलब किया? थ्योरेटिकल थ्योरी तो आपने पढ़ी थी, तो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन को आपने कैसे हैंडल किया? क्या आपने सॉल्व किए थे? हाँ जी। नहीं, यहाँ आपने कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ मेरे पास जब आप तैयारी कर रहे थे आपने सॉल्व किए? हाँ जी सर, हमने बिल्कुल सॉल्व किए, लेकिन ज़्यादातर हमारा भी फोकस थ्योरेटिकल पर ही था। पर मैंने एक चीज़ जिसने मेरे को सबसे ज़्यादा हेल्प की वो थी कंसेप्ट क्लैरिटी। जो मैं कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करता था, इससे मैं टाइम तो जाता था, लेकिन इंटरव्यू में भी मेरे को इसी ने हेल्प की। जो वहाँ पर भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन मेरे को मिले और मेंस में भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के बाद, क्योंकि जो मेरे कंसेप्ट जो कहीं ना कहीं मेरे क्लियर थे, तो इससे बस फ़र्क ये पड़ा क्योंकि मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी, तो मेरी ज़्यादा स्पीड नहीं बन रही थी। तो मैंने बिल्कुल वहाँ पे कोशिश की टू द पॉइंट आंसर ही, क्योंकि हमारे पास इतने इतने बड़े पैरे थे वहाँ पर, तो मैं उनको पैरे को पढ़ने के बाद मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था। हार्डली मुझे लगता है अगर मेरे 2 से 3 मिनट मैं क्वेश्चन को समझने में लगाता था, तो इसके बाद 5 to 6 मिनट्स, ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 6 मिनट्स मैंने बिल्कुल टू द पॉइंट उसको आंसर लिखा। थोड़ी सी यहाँ से क्या शिक्षा मिल रही है आपको? मेंस में प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर भी आपसे ज़्यादा कितने मिनट्स में आपको वो आंसर कंप्लीट करना पड़ेगा? 7 से 8 मिनट या 9 मिनट? हाँ जी, आई थिंक 9 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मिलेंगे। आपको उसी में समझना भी है, उसको पढ़ना है, फ्रेम करना है, और उसी में आपको आंसर लिखना है। 9 मिनट में आपने क्वेश्चंस को आंसर कंप्लीट कर देना है। और अगर क्वेश्चन में ABC पार्ट्स भी आते हैं, डैट आल्सो इंक्लूड्स इन 9 मिनट्स। यस सर। हाँ, तो 9 to 10 मिनट्स आपको एक क्वेश्चन पे लगाना है। इससे ज़्यादा लगाओगे तो क्वेश्चन छूट जाएंगे एंड में, आपको पेपर कंप्लीट करने में दिक्कत आएगी। तो यू हैव टू बी वेरी फास्ट। उसके लिए क्या है, आपको जहाँ भी आपने कोचिंग करनी है, अगर मेरे पास आते हो तो मेन मेडस ऑपरेंडी यही है, आपको लिख के शीटें भरनी है, बस सिंपल दैट्स इट। इसने पहले क्या बताया था, मैंने लिख के सारी शीटें भर दी है इसने, और इसको मैंने काफ़ी लिखवाया। तो लिखना बहुत ज़रूरी है। राइटिंग स्पीड आपकी तभी बढ़ेगी जब आप लिख के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करोगे। तो इसके बाद चलो, ये जो अब 3 लॉज चेंज किए हैं इन्होंने, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम हो गया, और भारतीय न्याय संहिता हो गया। क्या इन चेंज लॉज में से भी कोई क्वेश्चन आया? नहीं सर, एक्चुअली जो सिलेबस, अब हरियाणा 2024 की बात कर रहे हैं, तो ये जो लॉज चेंज हुए हैं, क्या इसमें से क्वेश्चन आया आपको? हाँ जी, नहीं सर, हमें जो हमारा सिलेबस था वो हमें
पेपर मेंस के पेपर के पहले ही शायद कुछ स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न थी कि क्या हमें उनके सेक्शन जो नए क्रिमिनल लॉज के सेक्शन को कोट करना है। तो उन्होंने पहले ही नोटिफिकेशन हमें हमारे लिए निकलवा दिया था कि आपको उन जो नए लॉज है उनको आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा और आपको वो प्रोविजंस को कोट नहीं करना है, आपको पुराने लॉज पे ही फोकस। लेकिन जो अब 2025 और 2026 में एग्ज़ाम होंगे जुडिशरी के, उसमें ज़रूर क्वेश्चन आएंगे। तो डेफिनेटली उसमें क्वेश्चन आएंगे। तो ये 3 लॉज जो नए आए हैं इनको आपको अच्छी तरह इनके ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी, है ना? बिल्कुल, क्योंकि ये ज़रूरी है। और उसके बाद इंटरव्यू की बात करते हैं। इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस पुट किए गए आपको, और इंटरव्यू में एक और बताना चाहता हूँ आपको। चलो आप ही बता दीजिए, मैं तो क्या बताऊँगा। क्या इंटरव्यू में आपकी जो बैकग्राउंड है, आपकी जो लीगल बैकग्राउंड है, आपकी पर्सनल बायोडाटा में आपका होम टाउन, ये ज़्यादातर क्वेश्चंस ना हमारे को देखते हैं यूट्यूब में, यहाँ हमारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले जो होते हैं वो ये बताते हैं आप अपना बैकग्राउंड तैयार करिए। नो डाउट बैकग्राउंड बारे, अपने बायोडाटा बारे में आपको पता होना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस आपके बैकग्राउंड के ऊपर ही पुट किए जाएँ। जैसे अखिल है, ज़्यादातर 95% क्वेश्चन जो हैं, 90% क्वेश्चन लीगल प्रॉब्लम्स बेस्ड थे इंटरव्यू में, ये ऑलरेडी तैयार था उसके लिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे बच्चों को। जी सर, इंटरव्यू से बताने से पहले बस मैं सिर्फ 2 मिनट लेना चाहूँगा। मैं मेंस के बारे में कंप्लीट करना चाहता हूँ। मेंस के लिए जैसे मैंने प्री के लिए बताया कि आपको बैरक्स के ऊपर कमांड करनी है, और इसके साथ जो मेंस के मैं बताऊँ तो मेंस में जो मेरा जो पंजाब ना क्लियर होने का सबसे बड़ा जो रीज़न था वो था शॉर्ट नोट्स। तब मेरे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर नहीं थे। आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना कि जो अगर आपने कोचिंग ली है तो इससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं है, कोचिंग तो ज़रूर ऑप्ट करें। क्यों? आपके पास वहाँ पे शॉर्ट में आपको हर कंसेप्ट के ऊपर आपके पास पकड़ होगी। क्यों? जो टीचर है उसने ऑलरेडी 4-4, 5-5 बुक्स पढ़ रखी हैं, उसने ऑलरेडी केसेस पढ़ रखे हैं। तो आपको शॉर्ट में हर कंसेप्ट को बड़े अच्छे से आपको उस कोचिंग सेंटर से समझाया जाएगा। तो आपको क्या करना है, अब उन कॉपीज़ को पढ़ के आगे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मेरे को सबसे बड़ी हेल्प जो हरियाणा क्लियर होने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो मेरे पास शॉर्ट नोट्स थे। हर सब्जेक्ट के 20 से 25 या 30 पेजेस के एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसमें हर कंसेप्ट को आप लिखो। कि आप लिखो, अगर डाइंग डिक्लेरेशन है आपको पता होना चाहिए डाइंग डिक्लेरेशन मीन्स दीज 5 पॉइंट्स मैं लिखने वाला हूँ। आपके पास मेंस में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप सोचोगे, चाहे आपके कंसेप्ट कितने ही क्लियर हैं, तो कुछ ना कुछ 1% कुछ परसेंट तो आपको याद भी रखना पड़ेगा कि डाइंग डिक्लेरेशन मीन्स दीज 5 पॉइंट्स आपको, और आपका पेन जल्दी से जल्दी चलना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं कि डिमोटिवेट हो जाना, आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो आपको आएगा। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि अखिल की 3-4 रजिस्टर थे इतने मोटे मोटे, इसने भरे हुए थे लिख लिख के, इतने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। इसने बेयर एक्ट्स में से इंपॉर्टेंट बातों को नोट करके शॉर्ट नोट्स बना लिए। इसने बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ी हैं, अलग अलग ऑथर्स की बुक्स पढ़ी हैं रेलेवेंट टू द बेयर एक्ट्स। सो उसमें से भी इसने निकाल के शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे। तो 3-4 रजिस्टर्स इसने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे, बड़ी अच्छी राइटिंग में इसने बनाए हुए थे। डायग्राम बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके इसने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे। अलग अलग कलर्स के पेन यूज़ किए थे इसने। तो ही वॉज वेरी कीन इन मेकिंग दीज शॉर्ट नोट्स। और एंड में मेंस क्लियर करने का सबसे बड़ा कारण इसका ये शॉर्ट नोट्स ही थे। इसने मेंस के दौरान जब पेपर्स या एग्ज़ाम नज़दीक आ गया था तो आखिरी 1 मंथ में इसने अपने शॉर्ट नोट्स ही पढ़े थे। इतना फ़ायदा हो जाता है क्योंकि उसमें एग्ज़ाम में भी आपने अपने हाथों पे लिखना है, हाथों से लिखना है, ठीक है ना। तो अगर आप अपने हाथों से पहले ही इतनी जो क्लैरिटी से आप अपने नोट्स बना लोगे, आपकी राइटिंग स्पीड भी बढ़ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपने लिखना क्या है, क्योंकि ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है। तो राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो शॉर्ट नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके बाद आप इंटरव्यू के बारे में बताइए हमारे स्टूडेंट्स को, फिर हम इंटरव्यू बंद करते हैं। आई थिंक इंटरव्यू काफ़ी लंबी जा रही है। तो इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पुट किए गए और उनका कैसा आपने उत्तर दिया, ये बताइए हमारे बच्चों को। सर, इंटरव्यू के लिए सबसे पहले मैं स्ट्रैटेजी बताता हूँ। इसके लिए आपको कुछ बहुत ज़्यादा नया नहीं करना। जो आपने प्री के लिए बेयर एक्ट के ऊपर कमांड मैंने बताई थी, और जो मेंस के लिए आपने में शॉर्ट नोट्स, आप उसी को सारा दोबारा से रिवाइज करोगे, वही इंटरव्यू के लिए आपको चाहिए होगा। तो इंटरव्यू के लिए 1-2 कुछ और भी करना है। जैसे अपने जो जिस स्टेट है उसकी जीके करनी है, आपको अपने सराउंडिंग के बारे में, जो फेमस थिंग्स है वहाँ पे, फेमस प्लेसेस है उसके बारे में जानना है, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना है। और न्यूज़पेपर के जो लीगल इश्यूज जो चल रहे हैं, जैसे यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर आप क्या करोगे, अपने व्यूज़ को लेकर जाओगे। तो वहाँ पे ऊपर लीगल इश्यूज़ के रिलेटेड जो चल रहे हैं,
तो उसके ऊपर तैयारी कर लेना, नेशनल इशूज जो चल रहे हैं थोड़ा बहुत उनके ऊपर भी तैयारी लीगल इश्यूज और नेशनल इश्यूज और करंट अफेयर्स, बेसिकली करंट लीगल जो अफेयर्स हैं इंडिया के, उसके बारे में तैयारी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। बाकी आपका जो मेन जो एग्ज़ाम क्लियर किया है उसमें जो मेन बेयर एक्ट हैं, जैसे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हिंदू लॉ में जो भी हिंदू सक्सेशन एक्ट हो गया, फैमिली लॉ में हिंदू मैरिज एक्ट हो गया और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, सेल्स ऑफ, ये माइनर एक्ट्स, ये सारे बहुत ज़रूरी हैं इंटरव्यू के लिए। ऐसे नहीं भी ये कम ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द मदर ऑफ एवरी लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी है, उसमें कोई मर्जी क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। तो एक आध क्वेश्चन बताएंगे कौन सा पुट किया और आपने आंसर कैसा दिया? हाँ जी सर। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे को सारे के सारे क्वेश्चन थे वो लीगल से ही थे। तो मतलब उन्होंने सारे लॉ के क्वेश्चन ही पूछे। तो जो आपके बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा उन्होंने? नहीं सर, उन्होंने कोई सराउंडिंग है, उन्होंने इस लॉ के बिना कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं। अच्छा, ये देखिए आप इंटरव्यू में सारे ही लीगल बैकग्राउंड के क्वेश्चन पुट किए हैं उन्होंने, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पुट किए हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पुट किए हैं, दोनों सर। हाँ, दोनों प्रैक्टिकल। एक आधा आप बताओगे? हाँ जी सर। तो सर सबसे पहले जो बोर्ड था ना, वो दे वर वेरी स्वीट पीपल। तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है उनके पास, वो आपको बिल्कुल कंफर्टेबल फील करवाएंगे, कॉन्फिडेंट फील करवाएंगे। और जो बोर्ड के जो हेड थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो ही वॉज वेरी काइंड पर्सन, वेरी हम्बल पर्सन। उन्होंने मेरे से हिंदी में क्वेश्चन पूछा। उन्होंने मुझे बोला, बेटा बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना, तो हमने कुछ नहीं करना, 2-4 बातें करनी है और तूने बस बातों को ध्यान से सुनना है और अपना सोचकर एक आंसर देना है, बस इतना है। हमने 2-4 बातों करने के बाद बस तेरा ये हो जाएगा, तेरा इंटरव्यू। तो ज़्यादा आप घबराए नहीं इंटरव्यू? घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे हैं। दे वर वेरी नाइस एंड वेरी कॉर्डियल टुवर्ड्स यू। यस। तो उन्होंने जो चेयरमैन सर थे, सबसे पहले उन्होंने मेरे से कहा कि मैं आपको एक इलस्ट्रेशन दूंगा। तो अगर मैं उसको शॉर्ट में बताऊं तो इलस्ट्रेशन ये थी कि जो फादर है वो उसने अपनी विल बनाई। जो विल थी उसमें उसने अपनी प्रॉपर्टी एक सन के नाम पे ट्रांसफ़र की और डॉटर के नाम पे ट्रांसफ़र की। तो जब फादर की डेथ होने से पहले ही सन की जो डेथ हो चुकी थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि जो ये विल बनाई गई है, इसमें ना उन्होंने मेरे को बता दिया था दैट ही हैज़ ट्रांसफर्ड हिज प्रॉपर्टी टू हिज सन एंड डॉटर जॉइंटली। तो काफ़ी लंबी इलस्ट्रेशन थी, मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ। तो उन्होंने वर्ड जॉइंटली यूज़ किया था। तो उन्होंने मुझे बोला कि सन की तो ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, अब मुझे बताओ कि प्रॉपर्टी किसको जाएगी। तो मैं ये इंडियन सक्सेशन एक्ट की इलस्ट्रेशन है और हमें सिर्फ उन लॉ के ऊपर फोकस नहीं करना कि जो लॉ हमें मेंस में थे या प्री में थे। ये ना ही मैंने इंडियन सक्सेशन एक्ट LLB में पढ़ा था, ना ही कोचिंग में पढ़ा था, और ये ना ही सिलेबस का पार्ट था। लेकिन फिर भी अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है ना, अगर आप लॉ को समझते हो ना, आप इसका भी आंसर दे सकोगे। तो मेरे को वहाँ पे जॉइंटली, तो मैंने यही आंसर सबसे पहले यही हिट किया, सर द आंसर लाइज इन दी वर्ड जॉइंटली। तो आपने जो बोला, मैं कहा सर विल में क्या होता है, विल कब ऑपरेट होती है, जब टेस्टेटर की डेथ हो जाती है, मतलब फादर की डेथ हो जाती है। तो अब जो जॉइंटली के उसकी जो हमने क्या करनी है, उसकी इंटेंशन को कंस्ट्रू करनी है। तो मैं कहा सर जो जॉइंटली से एक चीज़ पता लग रही है कि वो सारी की सारी प्रॉपर्टी सन और डॉटर को देना चाहता है जो फादर है, लेकिन क्योंकि सन की तो ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, तो यहाँ पर सारी की एक्सक्लूसिवली जो सारी की सारी प्रॉपर्टी है डॉटर को जाएगी। तो मेरा यही आंसर था। सो आपने कंफर्म किया बाद में आंसर सही था कि? हाँ जी सर, ये आंसर ठीक था। मेन ये होता है, देखो आंसर्स कई बार थोड़ा बहुत गलत भी हो सकता है, कोई डाउट नहीं, क्योंकि कहाँ से आपको क्वेश्चन पुट कर दे ये कोई पता नहीं है ना, गारंटी नहीं है। लेकिन ये आपका डेमनर भी देखते हैं, आपके आंसर्स देने का स्टाइल क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, आप घबरा तो नहीं रहे। तो घबराहट तो खैर आपको नहीं आई थी, लेकिन ही वॉज एबल टू गिव गुड आंसर्स। और सेटिस्फाई हुए थे आपके आंसर्स से? सर बिल्कुल। सारे पैनल मेंबर, कितने पैनल मेंबर थे इंटरव्यू में? सर मेरे 4 थे। 4 पैनल में, उसमें लेडीज़ भी थी? एक लेडीज़ थी। तो इसके अलावा और कौन सा कोई एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बता दीजिए, उसके बाद हम इंटरव्यू बंद करेंगे। हाँ जी सर। हाँ जी, तो एक सर ने नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा, और इसमें ना ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपको मैं गाइड करूँगा कि इस तरह से आप जो लॉ को पढ़ो। तो उन्होंने मेरे से, और इसका आंसर मेरा गलत था, फिर भी मैं आपको इसका बताता हूँ। अगर आपका आंसर गलत है तो आप वहाँ मान लीजिए इंटरव्यू में, सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू गिव, सॉरी मैम जो भी है, आई एम नॉट एबल टू गिव दिस आंसर। तो ठीक है, आप ऑनेस्ट रहिए, ठीक है, आप तुक्के मत लगाइए। अगर आप तुक्के लगाओगे, गलत बोल दोगे, आपको खुद को नहीं पता उसका आंसर, तो आपके नंबर कम हो जाएंगे। तो इसने यही किया, जो इसको आंसर्स आते थे उसने ज़्यादातर इसको आंसर्स आते थे, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन ऑलरेडी इसने यहाँ किए थे मेरे साथ।
तो इसको आंसर्स आते थे, जो नहीं आते थे उसके लिए इसने सॉरी सर कहते आई डोंट नो द आंसर्स। तो ये ऑनेस्टी आपको दिखानी पड़ेगी इंटरव्यू पैनल के सामने, क्योंकि वो माहर होते हैं, वो हर सब्जेक्ट के माहर होते हैं। दे आर वेरी बिग पर्सनस, दे कैन बी हाई कोर्ट जजेस ऑल्सो, दे कैन बी गुड प्रोफेसर्स ऑल्सो। आप उनको डॉज नहीं कर सकते। अगर आप क्लेवरनेस दिखाओगे या स्मार्टनेस दिखाओगे वो पकड़ लेते हैं। सो कौन सा क्वेश्चन पुट किया सेकंड आपको? सर सेकंड उन्होंने इसी इलस्ट्रेशन के बेस्ड मुझे बोला कि अगर जॉइंटली वर्ड नहीं यूज़ किया है, उन्होंने और वर्ड यूज़ किया है। देखो तो उसी क्वेश्चन को आगे एक और पैनल मेंबर ने उसी के लिंक जोड़ के आगे पूछ लिया क्वेश्चन। तो ऐसे इंटरलिंकिंग भी हो सकती है क्वेश्चंस की, इजंट इट? हाँ जी को उसी क्वेश्चन को लेके दूसरा पैनल मेंबर ने क्वेश्चन सेम मेंबर ने पूछा। चेयरपर्सन सर ने अच्छा, क्या पूछा उन्होंने? तो उन्होंने बोला कि अब तो जो फादर है, टेस्टेटर है, वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है सन और डॉटर को, लेकिन अब उसने वर्ड यूज़ किया और। तो मैंने कहा सर अब मैं और से कोई ऐसा इंटेंशन को कंस्ट्रू नहीं कर पा रहा। तो कहते यही आपको बताना है, तो फिर आप क्या करोगे इस केस में? तो मैं कहा सर अब मैं और से मेरे आई एम नॉट एबल टू कंस्ट्रू द इंटेंशन, तो मैं इस केस में क्या करूँगा, दोनों को हाफ ऑफ प्रॉपर्टी जो दूंगा। तो कहते हाफ ऑफ दोगे? मैं क्या हाँ जी सर। लेकिन मैंने बाद में मुझे पता लगा 1-2 दिन बाद कि ये सेक्शन 94 इंडियन सक्सेशन एक्ट से क्वेश्चन था, और इसका जो आंसर आना चाहिए था वो सन को जाएगी सारी की सारी प्रॉपर्टी। पर मैं बताना क्या चाहता हूँ, मेरे मन में ये चलता रहा कि और लिखने से हम ऐसे कैसे प्रेफरेंस दे सकते हैं कि एक पर्सन को जाएगी। सिर्फ और क्वेश्चन में और डालने से क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो गया। तो ये होता है। मैंने ना एक मेरे मन में लॉ में ना ये बहुत ज़रूरी होता है, और एंड ये जो होते हैं ना, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए आपको। इसमें सारी प्रॉब्लम ही चेंज हो जाती है। तो कोई भी वर्ड को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। जब आप बेयर एक्ट पढ़ते हो, एक एक वर्ड के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी, फिर जाकर आपको एक्ट को समझना पड़ेगा। और बी स्लो, ज़्यादा क्विकली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आप एक्ट को पढ़िए, वर्ड्स को पढ़िए, फिर आपको समझ भी आएगा। हाँ जी। सो दिस वाज योर इंटरव्यू में आपको फिर कॉन्फिडेंस फील हुआ कि इंटरव्यू जब ख़त्म हुई कि मैं क्लियर कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा? हाँ सर, नहीं, मेरे लिए सबसे ज़्यादा था, मुझे काफ़ी नर्वसनेस हो रही थी, लेकिन दे वर वेरी स्वीट पीपल, उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराया। और इसके बाद मैं काफ़ी खुश था। मैंने अपने घर वालों को बताया कि मेरा ओवरऑल जो, ऐसा नहीं कि मेरे सारे आंसर सही थे, लेकिन आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि मैं वहाँ पे जो अपना जो भी बता सकता था बताया, और उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराया। मैं बड़ा ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं अपने घर वालों से बात कर रहा हूँ। तो मेरे को बिल्कुल भी हैप्पीनेस थी, स्माइल थी मुंह पे, और मैं नॉर्मल बातें जो भी मैं अपना बता सकता था मैंने उनको बताया। तो बड़ा सर इट वाज अ गुड इंटरव्यू। हाँ, तो इसने अपने आप को प्रेजेंट भी अच्छा किया। इसने सबको विश किया, एक पैनल मेंबर को विश किया। स्पेशली जब पैनल में लेडीज़ हो ना, पहले उनको विश करो। तो ये कुछ एटिकेट्स होते हैं, मैनर्स होते हैं, ये चीज़ें भी सीखनी चाहिए। तो आपका फिर ओवरऑल रैंक कितना आया? सर 46 रैंक इन हरियाणा जुडिशरी। टोटल मार्क्स कितने आए आपके इंटरव्यू के मार्क्स? अगर हम ऐड कर दीजिए मेंस में कितने बने थे? मेंस में 552 मेंस में बने थे, और इंटरव्यू के 126 टोटल बन गए, जो तकरीबन 500 समथिंग बन गए। हाँ, तो अच्छे मार्क्स आए, 46 रैंक आए। आपको कोई मलाल तो नहीं है, या आपको ऐसे नहीं लग रहा कि मेरा रैंक थोड़ा सा पीछे रह गया, या फर्स्ट 10 या फर्स्ट 20 में मेरा रैंक आना चाहिए, ऐसा कोई दिमाग में है? सर नहीं, डेफिनेटली सब कोई चाहता है कि उसका रैंक अच्छा है, तो लेकिन ये इतना मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने जो मेहनत की तो वो आपको वो सिलेक्शन हुई। तो जो बड़ों की जो ब्लेसिंग्स थी, जो मेरे टीचर से सीखा, बस मैंने उनको ही उसी चीज़ को फॉलो किया। तो बस यही मैं सबको गाइड करूँगा कि अगर एक हिमाचल में जज हैं, वो हमेशा यही बोलते हैं, कहते हैं कि अगर आपकी मेहनत में मिलावट नहीं है ना, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो मेहनत में मिलावट मतलब कि आपके कंसेप्ट है ना, वो आपको उनको क्लियर करना है। तो इसके बाद अगर आपको पता है कि आपकी जो अप्रोच है वो बिल्कुल राइट है, आपकी जो डायरेक्शन है वो राइट है, रोड थोड़ी लंबी हो सकती है, तो उसमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस आएगा कि टाइम का। कोई बच्चा 1 साल में निकालेगा, कोई 2 साल में निकालेगा, बस फ़र्क इतना पड़ेगा। लेकिन बस आप लगे रहें। पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। और आपको मैं आखिर में बताना चाहता हूँ कि अखिल ने अपना सारा परिवार एक तरह का छोड़ रखा था। ये बठिंडा में मेरे पास आता था, 2 घंटे यहाँ पढ़ता था, उसके बाद लाइब्रेरी चला जाता था, फिर अपने हॉस्टल रूम में चला जाता, अकेला रहता था। कई महीने ये अकेला इसने
इसने बताए। ही फेल्ट होम सिक अर्लियर, बट बाद में इसने काफ़ी हिम्मत जुटाई और फिर सुबह सुबह लाइब्रेरी चला जाता था, फिर शाम को फिर मेरे पास यहाँ मेरे पास आके यहाँ पढ़ के आपको क्या महसूस हुआ, क्या आपको चेंज महसूस हुई? सर मैं आपके जैसे मैंने बताया कि मैं पंजाब के मेंस में आया था, तो यहाँ पर आके मेरे को पता लगा कि जो सर आपकी जो मेंस की जो आंसर राइटिंग स्किल्स है ना, वो सारी मेरे को आपसे मिली। कि जो स्पीड के ऊपर काम करना, जो प्रेजेंटेशन को कैसे करना, अगर मेरा मेंस ही ना, अगर आपके मेंस के आंसर्स ही कंप्लीट ना हो तो मतलब चाहे फिर आपको कितनी भी नॉलेज है फिर वो काम नहीं करेगी। तो सर जो आपसे ही जो इससे ही मेरे को हरियाणा के मेंस में भी, अगर जो मैं आपको उसका क्रेडिट डेफिनेटली आपको दूंगा, लेकिन आप हमेशा ये बोलते थे कि हाँ तेरे को नॉलेज तो है, तेरे को कन्वर्ट नहीं करना आता, बस आपने सर मुझे वही सिखाया। तो थैंक यू वेरी मच। और एक बात आपको और बताएं, ये आराम से बैठने वाला बच्चा नहीं है। ये अभी मुझे कह रहा था सर चलो इस इंटरव्यू के बाद मैं कल को फिर आ जाऊँ। मैं क्या अब क्या तूने करना है आके, अब तो तू जज बन गया? कहते नहीं सर मैंने पंजाब का दोबारा देना है और मैंने दिल्ली और हिमाचल का एग्ज़ाम दोबारा देना है। मैं क्या दोबारा देने की क्या ज़रूरत है? कहता नहीं मैंने दिल्ली में भी अच्छा रैंक लेके जाना है और पंजाब में। मैं क्या ज़रूरत क्या है तुझे? कहता नहीं सर मेरा शौक़ है। तो ऐसे नहीं अभी जज बन गया ये पढ़ाई छोड़ देगा, नहीं, अब कल से दोबारा फिर ये पढ़ना शुरू करेगा। जुडिशरीज़ की हरियाणा दिल्ली और पंजाब का इसने क्लियर करना है पंजाब एंड हिमाचल। हाँ, तो ये होती है, ये अंदर से ऐसे कि मैं चलो। ज्वाइनिंग कब तक होगी आपकी हरियाणा की? सर तो मुझे 2 से 3 महीने तो 2 से 3 महीने तक ज्वाइनिंग होगी। उसके बीच ये पंजाब की और दिल्ली की भी तैयारी अभी करेगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू अखिल। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स आई थिंक इंटरव्यू थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन जो भी अखिल ने बातें कही उनके ऊपर आप गौर करिए और इस इंटरव्यू को ध्यान से देखिए बार बार, और आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आप तैयारी कैसे कर सकते हो। और इसकी जो भी कमियां थी उस कमियों को इसने अपने आप दूर किया, कुछ मेरे से हेल्प ली, कुछ सेल्फ स्टडी की। और जो भी अगर मेरे पास आप आना चाहते हो आप यू आर वेलकम, पंजाब और हरियाणा के स्टूडेंट्स। सो वी विल गाइड यू। अखिल अभी मेरे पास ही है 2-3 महीने, सो यू कैन कम एंड यू कैन स्टडी एंड यू कैन हैव गुड ड्रीम्स एंड in order to fulfill those big dreams you have to work very hard. Hard work ke smart work? Last question. So दोनों both are needed. Both are needed. Hard work is also needed and smart work is also needed. Hard work तो ये शुरू से कर रहा था, लेकिन यहाँ मेरे पास आके इसने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क सीखा। इसने थोड़ी सी प्रेजेंटेशन अपनी अच्छी करने की कोशिश की और राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अखिल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।